आम आदमी को ये समझना होगा, इंश्योरेंस सेक्टर में अगर 100% एफडीआई आ जाता है तो ये आम आदमी का पैसा आगे जाके कहीं ना कहीं डूबने का आशंका बन सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब 74% के मार्क को भी सरकार नहीं छू पाई है, वैसी स्थिति में 100% एकाएक बढ़ा देना, इकोनॉमी के बारे में ज्यादा और अच्छी तरह से इसके बारे में आम जनता को समझा सकते हैं। 100% अगर एफडीआई आता है, इसका फलस्वरूप इसका नुकसान तय है। नमस्कार दोस्तों, आपको मालूम होगा देश में एक बहुत ही नारा फेमस हुआ है, एक टैग लाइन है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। आप लोग इससे अवश्य परिचित होंगे, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ये टैग लाइन किसका है? अब तक आप समझ गए होंगे कि ये टैग लाइन जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का है, LIC जिसे हम कहते हैं। LIC के बारे में आप लोग भली भांति परिचित होंगे। आप जानते हैं कि देश का आज़ादी के पहले से हमारे देश में जो इंश्योरेंस बहुत सारी कंपनियां थी, उसके बाद देश में ऐसी परिस्थिति हुई और देश के में विकास के लिए जो है नेहरू सरकार उसमें जो है 1 सितंबर 1956 को बहुत सारी कंपनियों को मिलाकर, इंश्योरेंस कंपनियों को मिलाकर LIC की स्थापना की गई और मात्र 5 करोड़ रुपया लगा करके LIC को शुरू किया गया। और उसकी संपत्ति और परिसंपत्ति आपको अंदाज नहीं होगा कि कितना काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। 6 लाख करोड़ से ज़्यादा उसकी संपत्ति 2024 में आके गई थी, तो अभी अब कितना हो चुका होगा आप अंदाज लगा सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि जिस लक्ष्य और उद्देश्य के साथ LIC की स्थापना की गई थी, वह था हमारे देश में बहुत सारे ऐसे फैक्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर या और भी बहुत सारा इंस्टीट्यूट को बिल्डअप करने के लिए जहाँ पूंजी की जरूरत होती है, जहाँ पर पूंजी का ढांचा की जरूरत होती है, तो पैसा कहाँ से आएगा। इन सारे सवालों को लेकर LIC को बनाया गया था और LIC ने अपने कार्यकलापों से, अपने गतिविधियों से बहुत अच्छा कलेक्शन लोगों के जन जन घर घर तक पहुंचा और LIC ने जो कलेक्शन किया, पूरा प्रॉफिट जो है सरकार के खाते में गया है और सरकार ने उस पैसों को लेकर देश में विकास के बहुत सारे काम किए, बहुत सारे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में उस पैसे को लगाया गया। तो इस तरह से LIC में आप देखेंगे कि अभी भी LIC के एजेंट जितने भी हमारे देश में हैं, अभी लगभग 10 लाख के लगभग जो है LIC एजेंट है, जिनका जीवन रहन सहन उस पर ही डिपेंड है, निर्भर है। उसी तरह 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी भी हैं, बहुत सारे डिवीज़न हैं, ऑफिस हैं। ऐसी परिस्थिति में जब ये लाभकारी एक संस्था है, इसके बावजूद सरकार ना जाने क्यों जो है इंश्योरेंस सेक्टर में LIC के लिए जो है इसका जो है FDI जो किया है 100% इंश्योरेंस सेक्टर में किया गया है सरकार के द्वारा। मतलब क्या है कि अब कोई भी विदेशी कंपनी यहाँ आएगी, इंश्योरेंस कंपनी खोलेगी, इसके बाद जो भी कमाई होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, वो अपने घर लेके जाएंगे, अपने देश में लेके जाएंगे, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते। लेकिन LIC जो है टैक्स के अलावा आपको पूरा अपना संपत्ति भी देती है, जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में लगाते हैं और देश इसके कारण बहुत ही ज़्यादा विकसित हुआ। उसकी जो भी कार्यशैली था अब जो है बहुत ज़्यादा टेक्निक भी हो चुका है। जानते हैं कि LIC जो है अभी 24 घंटे में आपका जो है जो भी इंश्योरेंस है उसका जो है उसका पुराना जितना हिसाब किताब रहता तो आपको बिल करके दे देता, चुका देता। वो ज़माना नहीं रह गया कि 10 दिन आप दौड़ेंगे LIC के पीछे। तो पूरा डिजिटलकरण जो है LIC का भी हो चुका है। तो हमारे बीच हैं, आज हमारे बीच 2 साथी हैं जो LIC में कार्यरत भी हैं और वहाँ जो यूनियन है कर्मचारियों के हित के लिए बहुत सारे काम होते हैं वो कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मसाले में आपका स्वागत है। करण साहब ये हमारे हैं, ये जमशेदपुर जो डिवीज़न है उनका एक जनरल सेक्रेटरी हैं, करण साहब हैं, अपना परिचय पूरा देंगे आप। और ये हैं हमारे जो है जॉइंट सेक्रेटरी हैं जमशेदपुर डिवीज़न के। जमशेदपुर डिवीज़न बहुत बड़ा है, ये समझिए कि साउथ जो है झारखंड है ना, पूरा दक्षिण जो झारखंड है उस एरिया में काम करते हैं। तो पहला सवाल ये हम पूछेंगे आज कि सरकार जो है FDI इंश्योरेंस में, इंश्योरेंस सेक्टर में FDI क्यों लेकर आई है और ये उसका मकसद क्या है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि सरकार जो है FDI लाने के लिए क्यों विवश हुई है।
देखिए, इसका यह जवाब दिया जा सकता है कि सरकार के द्वारा जो एफडीआई की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करने की जो घोषणा की गई है, वह घोषणा सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के दबाव में की गई है और इसलिए हम लोग इसका विरोध करते रहे हैं। ये पूंजीपति बाहर के हैं ना देश के हैं? ये पूंजीपति देश के भी है और बाहर के भी है। दरअसल जब पूंजीपति की बात आती है तो हर देश के पूंजीपति दूसरे देश में भी बिजनेस करते हैं। हाँ, और एक उनके बीच में एक संबंध होता है, एक टाई अप होता है और उसी टाई अप के तहत दूसरे देश में जब यहाँ के पूंजीपति जाते हैं तो वो वहाँ सुविधा चाहते हैं और दूसरे देश के पूंजीपति जब हमारे यहाँ आते हैं तो हमारे यहाँ भी सुविधा चाहते हैं। लेकिन यहाँ ये देखने वाली बात है कि हम जिन शर्तों पर, जिस आधार पे, जिस स्थिति में हम एफडीआई को यहाँ लागू कर रहे हैं वह हमारे देश के हित में है या नहीं। इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसके आप इतिहास में जाएंगे तो ये पाएंगे कि 1956 से पहले जब एलआईसी निजी हाथों में थी तो किस तरह निजी कंपनियां लूट खसोट करती थी, जनता के पैसे को अपने निजी स्वार्थ के पूर्ति के लिए उपयोग करती थी और जनता को उसका कुछ लाभ नहीं मिल पाता था। इसलिए सरकार को उस समय मजबूरन करीब 245 निजी बीमा कंपनियों को मिला करके 1956 में 1 सितंबर 1956 को एलआईसी का गठन हुआ, जबकि इसकी अधिसूचना 19 जनवरी 1956 को लागू हुई थी और 1956 में एलआईसी का गठन हुआ। और गठन के समय एलआईसी की पूंजी, जैसा कि आपने अभी अपने इंट्रोडक्शन में कहा है, एलआईसी की पूंजी मूल 5 करोड़ रुपये थी और आज एलआईसी की परिसंपत्ति 52 लाख करोड़ रुपये से ऊपर है और वे भारत की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था के रूप में आज एलआईसी जानी जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि एलआईसी ने कितनी वृद्धि की है। एलआईसी का जो दावा भुगतान का रेशियो है वह करीब 99% है, जिसके आसपास 25 सालों के दरमियान जब से निजी बीमा कंपनियों को पुनः भारत में व्यवसाय करने की अनुमति प्रदान की गई, उसके बाद से एलआईसी को छोड़ करके 23 निजी बीमा कंपनियां भारत में कार्य कर रही है। जो आप निजी कंपनियां के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मैंने इसके लिए परमिशन ये सरकार कब दी? 91, 95 कब? 99 में बीमा का उद्योग को जो है वो निजी कंपनियों के लिए खोला गया। हाँ। उसके बाद से लेकर के अब तक जो है तो 23 निजी बीमा कंपनियां हमारे देश में काम कर रही हैं। बहुत से फॉरेन वेंचर के साथ है, कुछ कंपनियां इकलौती भारतीय पूंजीपति के हाथ में भी है। तो उस समय, लेकिन आज भी एलआईसी के प्रति आम जनता का जो विश्वास है वह इतना सुदृढ़ है कि आज भी करीब 3/4 बिजनेस पर आज भी हम एलआईसी का कब्जा है और 70% से ऊपर हमारा बाजार हिस्सेदारी है। चाहे आप समझ सकते हैं दोस्तों, जो बोल रहे हैं हमारे साथी कि इंश्योरेंस सेक्टर में एलआईसी का जो हस्तक्षेप है पूरे देश में इंश्योरेंस का सेक्टर में 77 या 75% है, जो ये बताता है कि लोगों का विश्वास कितना ज़्यादा है कि इंश्योरेंस करना तो सबसे पहले तो ये पूछता है कि एलआईसी है क्या। कोई दूसरा कंपनी नाम लेने से उसके जहन में आता है कि डूब जाएगा, अरे तो डूब सकता है, और डूब भी रहा है बहुत सारी कंपनियां। यही सच्चाई है। और आज के तारीख वही जो निजी बीमा कंपनियों का जो दावा भुगतान का जो रेशियो है वो एलआईसी से काफ़ी नीचे है। अच्छा। और जहाँ तक बीमा विस्तार का सवाल है या बीमा के फैलाव का सवाल है तो यह तब हो सकता है जब लोगों के हाथ में बचत का पैसा हो। आज जब देश में इतनी असमानता है, अमीर और गरीब के बीच में इतनी बड़ी खाई है, लोगों के सामने रोजगार का संकट है, लोग अपने सिर्फ पेट भरने के लिए किसी तरह से कुछ उपार्जन कर पाते हैं, वैसी स्थिति में बचत के बारे में सोचना भी मुश्किल है। वैसी स्थिति में बीमा का जो फैलाव है वह इसलिए बाधित नहीं है कि बीमा क्षेत्र में पूंजी की कमी है, क्योंकि निजी बीमा कंपनियां भी
इतनी सक्षम है कि वह यदि चाहे तो अतिरिक्त पूंजी लगा करके बीमा का विस्तार कर सकती है, बीमा का फैलाव घर घर तक लोगों को बीमा दे सकती है। अकेले LIC इतनी सक्षम है कि वह अब जहाँ चाहे वहाँ लोगों को बीमा पहुँचा सकती है, बशर्ते लोगों के पास बीमा क्रय करने की शक्ति हो, उसके पास में साधन हो। आज LIC के पास करीब 10 लाख एजेंट है। आप सोच सकते हैं कि 10 लाख एजेंट, यानी कि LIC गांव-गांव घर-घर तक पहुंचा हुआ है। कोई गली मोहल्ला गांव आपको आज की तारीख में नहीं मिलेगा जहां भी कोई LIC का एजेंट ना हो। तो बात सही है। लेकिन इसके बावजूद भी यदि लोगों में LIC के प्रति या इंश्योरेंस के प्रति वह रुझान नहीं है, तो उसका एकमात्र कारण उसका आय है। लोग चाह करके भी बीमा नहीं खरीद पाते हैं क्योंकि उतनी संपन्नता उसके पास नहीं है, उतना बचत उसके पास में नहीं है। तो ये कहना कि सरकार किसी बीमा विस्तार के लिए या किसी बीमा के फैलाव के लिए इंश्योरेंस, जिसे हम अंग्रेजी में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कहते हैं, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन या इंश्योरेंस डेंसिटी की वजह से FDI को लाना चाहती है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। आपसे एक प्रश्न है कि ये जो FDI 100% जो किया है सरकार, विदेशी जो कंपनियां आएगी वो यहाँ किस तरह से काम करेगी? मैंने यहाँ का जो भी लोगों का जो पॉलिसी जो देंगे वो और लेंगे, और उसका जो प्रॉफिट होगा उसका क्या होगा, सरकार को कितना देंगे? ऐसा कुछ बना है कंडीशन क्या सरकार के साथ में? तो प्रॉफिट का हिस्सा देंगे या सिर्फ टैक्स ही देंगे? अभी तक जहाँ तक ये है, जो जितने भी फॉरेन कंपनीज आएंगे ये सिर्फ क्या होगा, जो टैक्स का ये ही सरकार को देंगे, और प्रॉफिट के बारे में क्या हुआ है ये अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। 100% प्रॉफिट ले जाएंगे, 100% प्रॉफिट ले जाएंगे, और टैक्स सरकार को जो देंगे, हाँ, जो GST जो लगता है वो जो लगता है ये देता है। हमारा यह मेन ये कहना है, जो कंपनी LIC एज LIC जो कंपनी है, ठीक है, ये पूरा आपका गवर्नमेंट PSU कंपनी है, पब्लिक सेक्टर ये कंपनी है, तो इसको जो आपका हर 5 साल में जो डिविडेंड सरकार को देती है, जो डिविडेंड सरकार हर तरह से यूज करता है, रोड सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, इरिगेशन सेक्टर में, इतना बड़ा पैमाने पे जो मदद करता है, उस कंपनी को आप विदेशी पूंजी लाने का कोई तर्क हमें समझ में नहीं आ रहा है। काहे कि अगर सरकारी कहती है 2040 के आसपास हर आदमी के पास एक LIC पॉलिसी, एक पॉलिसी होना चाहिए, एक पॉलिसी होना चाहिए। तो जैसे हमारे साथी ने कहा, जो अगर हम इनकम रेशियो अगर नहीं बढ़ाते हैं, आम आदमी के पॉकेट में पैसा अगर नहीं देते हैं, तो वो आम आदमी पॉलिसी कहां से लेगा? तो विदेशी कंपनीज जो आती है वो क्या करती है, आपका बड़ी बड़ी जगह में जनरली क्या होता है, वो रूरल बेल्ट में इंश्योरेंस नहीं करना चाहता है, वो अर्बन बेल्ट में इंश्योरेंस करना चाहता है। रूरल बेल्ट में आप गौर कीजिएगा, उनका उतना ऑफिसेज नहीं है, वहाँ पहुंच से LIC की है, वहां से पहुंच LIC की है। वो वहां से निचले स्तर तक आदमी को वो छोटा प्रीमियम का एक पॉलिसी देता है, ताकि वो कहीं ना कहीं अगर अपना परिवार का सिक्योर कर सके, अगर कुछ ऐसा हादसा होता है तो। वहां पे तो निजी कंपनी तो पहुंचती नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए कि हमारे देश में कितने % पॉलिसी होल्डर हैं? जैसे 140 करोड़ की जनता है, 140 करोड़ में मान लीजिए अगर 50 करोड़ लोग भी कमाते हैं, इनकम करते हैं, तो उसमें कितना % लोग जो है पॉलिसी होल्डर? क्योंकि मैं देख रहा था कि हमारे देश में जनसंख्या के हिसाब से 5% तक ही लोग पॉलिसी होल्डर हैं। क्या सही है? नहीं, ये कहना कि 5% पॉलिसी होल्डर है, ये कहना सही नहीं है। 5% मतलब आप समझ रहे हैं कि मैंने 1 करोड़ 40 लाख का 5% मैं बोल रहा हूँ, या उससे ज्यादा है? करीब LIC की पॉलिसी की संख्या, इंडिविजुअल पॉलिसी की संख्या ही करीब 30 करोड़ के आसपास है। 30 करोड़ के लगभग। क्या? LIC की इंडिविजुअल पॉलिसी की संख्या करीब 30 करोड़ के लगभग है, और इसमें यदि ग्रुप इंश्योरेंस को भी जोड़ लिया जाए तो बीमित व्यक्तियों की संख्या जो पॉलिसी है वो करीब 42 करोड़ के आसपास आती है। हाँ, तो जाहिर है कि उतना कम पेनिट्रेशन नहीं है। हाँ, मेनली यही है कि
बहुत से सेक्टर्स, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी संभावना तो है ही कि उसका फैलाव और अधिक हो, लेकिन उसके लिए लोगों के पास में, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, उसके लिए लोगों के पास में इनकम होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए कि आप लोग जो है LIC मतलब अब तक जो है मैंने किसानों के बीच कहाँ तक पहुँचा है? किसानों के बीच तो तय है कि LIC ही जाती है, लेकिन LIC कितने % किसानों के पास पहुँचा है, कुछ आइडिया है? देखिए, प्रतिशत में आंकड़ा तो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, हाँ, लेकिन जैसा कि मैंने कहा LIC गांव-गांव तक है ना। और LIC सिर्फ जीवन का बीमा करती है, लाइफ इंश्योरेंस का तो जैसे कि किसान का फसल बीमा वगैरह जो है वह GIC द्वारा नियंत्रित होती है, वो उसमें GIC का योगदान है। और अभी भी जो हमारी जो पब्लिक सेक्टर में 4 नेशनल GIC के जनरल इंश्योरेंस, तो जनरल इंश्योरेंस की 4 कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र में है, पब्लिक सेक्टर में है, और मोस्टली जो है वह सार्वजनिक क्षेत्र के ही का ही बीमा होता है। और इस पिछले ही क्वार्टर में, जो वित्तीय वर्ष का जो पिछला क्वार्टर था, उसमें चारों जो पब्लिक सेक्टर की साधारण बीमा कंपनियां, जनरल इंश्योरेंस की कंपनियां, उन्होंने अपना प्रॉफिट भी दर्ज किया है। तो किसानों के मध्य में भी हमारे पास LIC के पास माइक्रो इंश्योरेंस भी है, यानी कि कम प्रीमियम पे भी हम पॉलिसी देते हैं। आम आदमी के लिए भी हमारे पास पॉलिसी है। हमारे पास जो पॉलिसी है वो बड़े लोगों के लिए पॉलिसी है। हम 1 करोड़ के प्रीमियम का भी व्यवसाय करते हैं और छोटे प्रीमियम का भी हम व्यवसाय करते हैं। एक प्रश्न और है कि जैसे कि 95 से जो बताएं कि प्राइवेट सेक्टर को भी दिया गया इंश्योरेंस के फील्ड में काम करने के लिए, तो प्राइवेट सेक्टर जब काम करना शुरू किया तो LIC को किस चैलेंजों का सामना करना पड़ा? ऐसा कुछ चैलेंज था LIC के सामने जो उसके कारण नुकसान हुआ, या उसका आपने अच्छे से भरपाई किया, LIC अच्छा आपने कंपटीशन किया? LIC के सामने चैलेंजेस तो था, LIC के सामने में चैलेंजेस था, हाँ, लेकिन उससे LIC का कुछ नुकसान हुआ ये कहना गलत होगा। हाँ, हमने उस चैलेंजेस का बखूबी मुकाबला किया और हमने और भी अधिक बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया। हाँ, हमारे सामने चैलेंजेस ये था कि जो प्राइवेट कंपनियां आ रही थी और जो फॉरेन वेंचर्स के साथ में आ रही थी, उनकी टेक्नोलॉजी हमसे उन्नत थी। हाँ, उनके पास में कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा था, कैपिटल लेकर के आ रही थी, और विदेशी तकनीक भी उनके पास थी, लेकिन हमने उसका बखूबी मुकाबला किया। आज के तारीख में हमारी जितनी भी शाखाएं हैं वह सभी शाखाएं कंप्यूटरीकृत है, डिजिटल है। हम लोग आज IT के यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े यूजर है रेलवे के बाद हम आज सबसे बड़े यूजर है IT के, ठीक है। तो हमने डिजिटल इनोवेशन को अपनाया है, और जितनी भी सुविधाएं जो प्राइवेट कंपनी सोच सकती थी देने के, उन सभी सुविधाओं को हमने अपने ग्राहकों तक पहुंचाया है, उससे ज्यादा पहुंचाया, बल्कि उससे कहना गलत नहीं हुआ कि हमने उससे ज्यादा पहुंचाया है। आज हर सर्विस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे LIC की अधिकांश सर्विस जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, चाहे सर्विसिंग का मामला हो, चाहे प्रीमियम पेमेंट का मामला हो, वो सभी आपके मोबाइल ऐप पे उपलब्ध है। हमारा मोबाइल ऐप भी है LIC का, और वेबसाइट्स है, उसके आधार पर में आप डिजिटली भी बहुत सारा काम कर सकते हैं। अच्छा, ये भी जो 100% FDI की है गवर्नमेंट, आप पब्लिक के बीच में आप लोग जा रहे हैं, समझा रहे हैं कि भाई ये जो है सरकार जो कर रही है अच्छी नहीं कर रही है, और ये 100% FDI के लिए जो परमिशन ऑलरेडी दे चुका है, तो देश को और यहाँ के पब्लिक को क्या नुकसान होगा? देखिए, सबसे बड़ा नुकसान तो यहाँ की पब्लिक को यह है कि LIC की स्थापना का उद्देश्य, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि LIC की स्थापना का उद्देश्य यह था कि जनता के पैसे को संग्रह करके हम उसका इस्तेमाल देश के ढांचागत विकास में करेंगे। रोड जैसे कि रोड, बिजली, सड़क। हाँ, आज के तारीख में करीब 55 लाख करोड़ से ज्यादा रकम पिछले पंचवर्षीय योजनाओं में, भारत सरकार की पंचवर्षीय योजनाओं में LIC का जो स्टेक है वो करीब 55 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश LIC ने किया है।
और इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, ऐसा क्षेत्र जहां की निजी कंपनियां या पूंजीपति वर्ग हाथ डालने में गुरेज करते हैं, क्योंकि वहां से शायद उतना प्रॉफिट, उतना लाभ जनरेट नहीं हो पाता है, जैसे कि बिजली, सड़क, रेल। उन क्षेत्रों में निजी कंपनियां हाथ डालने से बचती हैं। उन क्षेत्रों में LIC के द्वारा, निवेश के द्वारा देश के ढांचागत विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया गया है। क्या जो प्राइवेट कंपनियां आएंगी वह इस ढंग से देश के ढांचागत विकास के लिए निवेश करेगी? पिछला इतिहास 25 सालों का जो पिछला रिकॉर्ड है, यह तो दर्शाता है कि निजी कंपनियां का वह निवेश जो है सो देश के ढांचागत विकास में उस ढंग का नहीं है जिस ढंग से LIC उसमें निवेश करती है। वही मोटिव रहता है, प्रॉफिट कमाओ, मौज करो, यही तो मकसद आता है। और दूसरी बात यह है कि जो भारतीय जनता है, आम जनता है, उसके बचत के ऊपर विदेशी नियंत्रण होना हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप जानते होंगे कि 2008 में जब पूरे विश्व में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, आर्थिक मंदी, उस आर्थिक मंदी में भारत में उसका प्रभाव उतना व्यापक नहीं पड़ा है जितना कि पश्चिमी देशों में पड़ा। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण यह था कि भारत में बैंकिंग सेक्टर और बीमा क्षेत्र दोनों मुख्य रूप से सरकारी नियंत्रण में थे, और उसके सरकारी नियंत्रण में होने के कारण जो आज जिसे अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, बैंकिंग क्षेत्र को और बीमा क्षेत्र को, उस रीढ़ को सरकारी नियंत्रण में होने के चलते यहाँ के लोग उतनी बुरी तरह प्रभावित नहीं हुए। लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते कि यदि वही स्थिति हो जाए, यदि यहाँ पर हमारे बचत पर, हम आम जनता के बचत पर यदि विदेशी नियंत्रण हो, और यदि भविष्य में ऐसी कोई स्थिति आर्थिक मंदी की आती है या आर्थिक उथल पुथल की कोई संभावना बनती है जो कि अवश्यंभावी है, तो आर्थिक जगत में गायब हो जाएगा। आर्थिक जगत में ऐसा होना कोई अचंभे की बात नहीं है, कुछ एक साल के दरमियान अंतराल पर ऐसा होता रहता है। हाँ, तो ऐसी स्थिति में ये विदेशी कंपनियां क्या करेंगी? यदि ये विदेशी कंपनियां दिवालिया हो जाती है या देश से बाहर चली जाती है, वैसी स्थिति में इनका क्या होगा? इसके साथ ही इस FDI को लाने के लिए जो सरकार द्वारा यह मंतव्य जाहिर किया गया है कि वह बीमा विधेयक में भी बहुत सारे संशोधन करेगी, क्योंकि सरकार यह मानती है कि बहुत सारे रेगुलेशन, जब उन्होंने FDI 26% से 49% और 49% से 74% तक किया, 100% उस समय में भी कंट्रोल भारतीय के हाथ में रखने के लिए उसने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस उसमें लगाए थे। अब सरकार यह चाह रही है कि उन रेस्ट्रिक्शंस को भी वो ढीला करेगी, हाँ, ताकि वो अधिक से अधिक लोग FDI आ सके। लेकिन सिर्फ FDI आना हमारे अपने बचत का विकल्प नहीं हो सकता। जो डोमेस्टिक सेविंग का विकल्प जो है वह FDI कभी नहीं हो सकता है। हाँ, FDI की अपनी एक महत्ता हो भले हो, हाँ, लेकिन वह कभी भी घरेलू बचत का विकल्प नहीं हो सकती। आज यदि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यदि हम उसका प्रतिशत को बढ़ाते चले जाएंगे, हाँ, और कल को यदि विदेशी निवेशक हमारे बाजार से अपना पैसा उठाना शुरू कर दे, तो क्या हालत होगी यहाँ के शेयर बाजार की, और क्या हालत होगी यहाँ के निवेशकों की, और क्या हालत होगी यहाँ की आम जनता की, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छा, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो निवेशक हैं, FDI जो करने आ रहे विदेशी कंपनियां, वो अगर अपने पूंजी को अगर लेके जब जाना चाहे तो कभी भी जा सकती है, उसमें तो कोई रोक टोक होगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में तो हमारा फिर जो है जो इंश्योरेंस का बाजार तो मुंह के बल गिर जाएगी, और लोगों का पैसा भी नहीं मिलेगा, फिर कहाँ दर दर भटकेंगे वो लोग। या तो बैंकिंग सेक्टर में जो बड़े पूंजीपति लोन लेकर के विदेशों में भाग चुके हैं, हाँ। यही दर्शाता है कि हम विदेशी, जब हम भारतीय पूंजीपति को अपने देश में नहीं रोक पाए तो हम विदेशी पूंजीपतियों को कहां तक रोक पाएंगे। यहाँ तो निश्चित रूप से उनके CEO या उनके हेड यहाँ पर नहीं होंगे, यहाँ पर कोई भारतीय प्रतिनिधि ही होंगे, और उन पर उनके जो भी हेड होंगे, उन विदेशी कंपनियों के जो हेड होंगे, उन पर हमारा कितना जोर चलेगा।
ये तो सच। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे थोड़ा मैं पूछूं कि ये जो 100% एफडीआई को रोकने के लिए, जैसे आप लोग की यूनियन है और भी 1-2-4 यूनियन होगी आपके यहाँ, तो 100% एफडीआई रोकने के लिए आप लोग जो है मैंने आप लोग का अभी अगला एक्शन क्या है? ठीक है, जैसे कि LIC में, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में हमारा यूनियन सबसे बड़ा यूनियन है। ये ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन का हम डिविजनल यूनिट है, जिसको हम इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन जमशेदपुर डिवीजन के नाम से जानते हैं, IEJD के नाम से जानते हैं। तो ऑल इंडिया पैमाने पे इस एफडीआई के अगेंस्ट में जब से इस बजट पे ये चीज़ डिक्लेयर हुआ है, हमारे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर इसको ये किए जो इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई लाएंगे, तो हमारा काफ़ी एजुटेशनल प्रोग्राम इस पे हमने शुरू किया है। इसे कुछ दिन पहले ही हमने स्लोगन शाउटिंग किया। इसको लेके आगे हमारा आम आदमी के बीच में हम लोग जाएंगे, लीफलेट्स पे हम लोग जाएंगे, जगह जगह पे सेमिनार्स करेंगे। अभी हमारे बहुत जल्दी हम झारखंड के स्टेट कैपिटल रांची में 1-2 सेमिनार इस मुद्दे पे हम करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम कोशिश करेंगे माननीय कुछ ऐसे व्यक्ति जो आपके इकोनॉमी सेक्टर से या इकोनॉमी के बारे में ज़्यादा और अच्छी तरह से इसके बारे में आम जनता को समझा सकते हैं, क्योंकि ये तो बात सच्चाई है जो 100% अगर एफडीआई आता है इसका फलस्वरूप इसका नुकसान तय है। भले सरकार इसको कोई भी तर्क दिखाए, कोई भी ये दिखाए, आम आदमी को ये समझना होगा इंश्योरेंस सेक्टर में अगर 100% एफडीआई आ जाता है तो ये आम आदमी का पैसा आगे जाके कहीं ना कहीं डूबने का आशंका बन सकता है। तो हमारा एजुकेशनल प्रोग्राम जारी है, हमारा एजुकेशनल प्रोग्राम चल रहा है, इसको हम और जोर शोर से विरोध करेंगे और कोशिश करेंगे सरकार को कहीं ना कहीं पे एक जगह पे लाने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, ताकि हम कहां तक इस एफडीआई को लेके रोक सकते हैं या फिर एक अंडरस्टैंडिंग में आ सकते हैं। ये हमारा मेन मकसद है और आगे देखते हैं हमारा ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन भी जितने रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम लाएंगे उसको हम लोग ले जाएंगे आम जनता के बीच में और ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये तो स्पष्ट हो चुका है कि LIC जो है जो काम कर रही है, आने वाले दिनों में इनको फिर से एक नया चैलेंज मिलेगा, लेकिन इन लोगों का विश्वास है कि LIC किसी भी तरह उस चैलेंज को स्वीकार करेंगे और अपना जो सफलता का जो परचम है लहराते रहेंगे। लेकिन एफडीआई को रोकने के लिए ये लोग जान लगाएंगे, आंदोलन करेंगे पूरे देश में। और हम लोग का ये अपील है कि लोगों से कि इस बात को समझे। इन लोगों ने जो कहा है कि किस तरह से जो है LIC का पैसा जो है, आपका पैसा, LIC का पैसा पूरे देश में विकास करने के कामों में लगाया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में लगाया जाता है। लेकिन विदेशी कंपनी अगर आएगी तो प्रॉफिट पूरा 100% वो विदेश लेके जाएगा, वो अपने देश में लगाएगा। आपके देश में क्यों लगाने जाएगा? वो टैक्स के नाम पर जो है 5% 10% जो है GST देगा, इतना ही है। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है, इस पर आप लोग जरूर सोचेंगे। और अंत में हम यही लोगों से अपील करते हैं कि इन लोगों का आंदोलन का आप लोग सपोर्ट कीजिए, समर्थन कीजिए और बात को समझिए। और तो एक बात कहना चाहेंगे कि 74% जब एफडीआई था, हाँ जो लिमिट थी, उसके बावजूद भी अभी तक एफडीआई एवरेज औसत 30-32% ही सरकार हासिल कर पाई है। तो ऐसी स्थिति में जब 74% के मार्क को भी सरकार नहीं छू पाई है, वैसी स्थिति में 100% एकाएक बढ़ा देना का औचित्य क्या है, यह आम जनता को समझना आवश्यक है और निश्चित ही जनता इस पर ध्यान देगी।